अब देखो बेटा, ये यहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखेंगे। देखो मेनली जो हमारा जो किडनी है उसका मेन काम क्या है, हम लोगों ने देखा था ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, दो मेन काम देखें, पहला ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग जो हैं वो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जैसे हमने बताया वाटर एंड सॉल्ट का मैनेजमेंट, वाटर एंड सॉल्ट कम ज़्यादा करना है तो वो किडनी ही मेन काम करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है सीधी सी बात है वो कैसे कंट्रोल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में वाटर की कमी है। अब देखिए क्या क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर की कमी है तो वाटर लो है, जैसे ही वाटर लो होगा क्या होगा, डिहाइड्रेशन। कैसे मालूम चलेगा आपको डिहाइड्रेशन होगी? सॉल्ट शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, कैसे मालूम चलेगा भाई आपको? इन जनरल आप सभी को पानी की कमी है, कैसे मालूम चलेगा? यूरिन जब जाएगा तब तो पता चलेगा ना, और यूरिन नहीं जा रहा है उससे पहले भी तो पता चलता है ना कि भाई पानी की कमी है शरीर में, कैसे मालूम चलेगा? अरे आप पानी कब पीते हो, ये देखते हो कि यूरिन में पानी की कमी है कि नहीं है? यूरिन अगर येलो है तो ही हम पानी पिएंगे, आए ना भाई, है ना? वो तो वहीं से बैठ जाओ, वहीं खसका के। हाँ, यूरिन में अब ऐसा थोड़ी ना कि अब हमारे बॉडी में पानी की कमी है हमको तभी मालूम चलेगा, अरे यार चलो अब यूरिन पास करते हैं उससे पता चलेगा, अगर येलो होगा मतलब पानी की कमी तब पानी पिएंगे, ऐसे नहीं पिएंगे। ऐसा करते हैं क्या? तो कैसे मालूम चलता है? एकदम बेसिक बताओ बेटा, जो रिक्शा वाले लोग भी बता सकते हैं वैसा। कैसे कैसे मालूम चलेगा पानी की कमी है? प्यास लगेगी, और क्या, प्यास लगेगी, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। प्यास लगेगा, प्यास लगेगा, गला सूखेगा, समझ आ रहा, माउथ ड्राई होगा, समझ आ रहा बात? ठीक है, यहां से हमको फीलिंग होती है पानी पीने की, हाइपोथैलेमस बताएगा, आपको बताता है हाइपोथैलेमस, देखो मैं हाइपोथैलेमस हूँ, ठीक है पानी पीना है तुमको, नहीं हमको प्यास लगेगा, गला सूखेगा, मुंह सूखेगा, फीलिंग होगा, अर्ज होगा, है ना, पानी पीने का एक अर्ज पैदा होगा, समझ आ रहा बात, इच्छा पैदा होती है, समझ आता, तब हम पानी पीते हैं, सीधी सी बात है ना, यही है ना। तो ये जो अर्ज है, जो फीलिंग है पानी पीने की, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है भैया जीतू, है ना भाई, बहुत टेंशन में बैठे हो वहां पर। चलो, तो जैसे ही वाटर लो होगा, जैसे इधर देखो, जैसे ही वाटर लो होगा हमारे बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टार्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टार्स, अब ये ऑस्मो रिसेप्टार्स क्या होते हैं? वाटर के लेवल को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टार्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, समझ आ रहा है, हमारे बॉडी में वाटर को डिटेक्ट करने वाले सेंसरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि भाई आपके फोन में सेंसर्स होते हैं बहुत सारा, जैसे फेस डिटेक्शन होता है ना, ऐसा जैसे स्माइल करोगे ऐसा, हाँ यही है जो हंस रहा है, ठीक है, तो होता है ना ऐसा, तो ऐसे ही सेंसर्स होते हैं हमारे बॉडी में भी जो सेंस करते हैं वाटर लेवल को। ठीक है, तो जो ऑस्मो रिसेप्टार्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग जगह पर होते हैं, कैरोटिड बॉडी हो गया, ठीक है, आयोटिक आर्च हो गया, समझ आ रहा है, कैरोटिड बॉडी, आयोटिक आर्च, तो ये सारे जो ऑस्मो रिसेप्टार्स हैं ये ब्लड में वाटर के लेवल को डिटेक्ट करते हैं और सीधा सिग्नल भेजते हैं कहाँ पर? सीधा सिग्नल भेजते हैं कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। सिग्नल कहाँ भेजेंगे? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो रहता है इट इज द सेंटर ऑफ थर्स्ट, सेंटर ऑफ थर्स्ट, समझते हो ना? ब्लड में नहीं होता बेटा, ब्लड वेसल्स में होता है, जैसे कैरोटिड आर्टरी, आयोटिक आर्च, आयोटिक आर्च मतलब जो आयोटा होता है वहाँ रहेगा, कैरोटिड आर्टरी जो होती है, कैरोटिड बॉडी, यहाँ पर जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें कैरोटिड बॉडी होती है एज अ रिसेप्टार, ठीक है, जो ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, और एक आयोटिक आर्च जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो कुछ सेंसर्स बैठा के रखे हैं हम लोग, ठीक है, जो हमको बताता है कि हाँ हाइपोथैलेमस से में जैसे ही सिग्नल जाएगा इट इज सेंसर सेंटर ऑफ थर्स्ट, ठीक है, तो ये थर्स्ट सेंटर क्या होगा? कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, हमको एक इच्छा प्रोड्यूस होगी,
हमारा गला सूखेगा, ठीक है, हमारा जो माउथ ड्राई होगा, ठीक है, मुंह सूखता है, गला सूखता है, और हमको एक अंदर से एक इच्छा पैदा होती है। तो ये हमारा ब्रेन हमसे ऐसा कराता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में वो इच्छा का सेंटर होता है। समझ आ रहा बात? क्लियर हो रहा है इतना? दैट इज द सेंटर ऑफ थर्स्ट। हंगर भी है, भूख भी लगती है, तो भी हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है, जैसे ही हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अपने आप को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, ये सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी बॉडी को। कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बॉडी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बॉडी को। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बॉडी से क्या रिलीज होगा? मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्या रिलीज होगा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको अपन क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो ये पानी की कमी हुई तो एडीएच निकला, एंटी डायूरेटिक। इसका नाम एडीएच क्यों रखा गया है? एंटी डायूरेटिक क्यों रखा गया है? डायूरेसिस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जैसे बरसात अभी आएगा, ठंड आता है, तो बार बार यूरिनेशन होता है, तो बार बार यूरिनेशन को रोकने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस का मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, उसको डायूरेसिस बोलते हैं। समझ आया बात? तो बार बार यूरिनेशन को रोकेगा, कैसे रोकेगा? कंसंट्रेट करके, ठीक है। किडनी में यूरिन को कंसंट्रेट करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी को वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और यूरिन कम बनाएगा, कंसंट्रेटेड बनाएगा। तो कम यूरिन बनेगा, उससे क्या फायदा होगा? अरे बाबा, कम यूरिन बनेगा तो यूरिन आउटपुट भी नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए कम हो जाएगा। डायूरेसिस मतलब बार बार यूरिनेशन होता, वो कम हो जाएगा, इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एडीएच कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस। पिछले क्लास में बताया था मैंने, ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये सिग्नल जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एडीएच। ये एडीएच कहाँ जाएगा बेटा? चलो बताओ, कौन बताएगा? एडीएच का एक्शन कहाँ होता है? पिछले क्लास में बताया हूँ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है? डीसीटी, ठीक है। तो ये जाएगा डीसीटी एंड सम पार्ट ऑफ सीटी और सीडी। सीडी मालूम है जी? तो सीडी गोल गोल रहता है, वो पतला सा सीडी। डीवीडी याद है ना, बचपन में देखते थे? हाँ, क्या है? दुखी है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ऑप्शन है दुनिया में। चलो, तो तबीयत खराब है, तो मैं क्या बोला? बहुत ऑप्शन है। तबीयत खराब है तो अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को हेल्दी रखने का बहुत ऑप्शन है। आप क्या समझे? चलो, तो डीसीटी एंड सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर क्या होगा बेटा? एडीएच का एक्शन होगा डीसीटी में। डीसीटी से क्या होगा? एडीएच डीसीटी में क्या करवाएगा? वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा, ठीक है। अब क्या होगा? डीसीटी से क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डीसीटी इनटू सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। क्लियर है इतना? ठीक है, इनटू सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, हो गया इतना। अब देखो बेटा, वाटर लो हुआ, अब इसका ना दो पार्ट होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का। पहला तो ये एडीएच के थ्रू, एडीएच के थ्रू हो गया, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन, आओ भाई, एल्डोस्टेरॉन। मैं बोला भी था शुभ को 7:30 बजे का मैसेज भेजने के लिए स्टाफ को,
7:30 बजे का मैसेज भेजना तो वो 8 बजे तक आएगा। स्टाफ लोग सुने ही नहीं मेरी बात। क्यों भाई, इसके साथ में लेट आना चालू कर दिए? अच्छा, फीस नहीं पटाया हो क्या? मजाक कर रहा हूँ। ग्रुप में ऐड करवाओ। 8 बजे रहता ही है बेटा, अब इस मैसेज का वेट मत करो, 8 बजे क्लास रहती ही है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं वैसे, सच बताऊँ तो, अगर बहुत है ना, आराम से समझ आ जाता है ये। तो किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है भाई? किडनी का मेन काम जो रहता है, हम लोगों ने देखा क्या, ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जितना रिमूव करना है वो करेगा ही, क्योंकि बॉडी में जब भी आप कुछ खाना खाते हो, ठीक है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता ही है, यूरिया बनता ही है, तो यूरिया को तो रिमूव करना ही है, उसमें कम ज़्यादा वाली बात ही नहीं है। समझ आ रहा बात? बट मेन काम होता है वाटर और सॉल्ट का मैनेजमेंट। तो किडनी जो रहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत वाटर एंड सॉल्ट। भाई किडनी से यूरिया रिमूव हो रहा है, बस आया यूरिया, जा रहा है, खत्म। लेकिन पानी कम रखना है, ज़्यादा रखना है यूरिन में, यूरिन ज़्यादा बनाना है या कम बनाना है, ये काफ़ी मशक्क़त वाला काम होता है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी रेगुलेटरी सिस्टम मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने एक देख लिया क्या, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय एडीएच, हम लोगों ने एडीएच वाला देख लिया, समझ आया बात, ठीक है, ये एडीएच वाला देख लिया। देन आरएएएस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये आरएएस सिस्टम कैसे काम करता है? फिर से वही कहानी, पानी की कमी होगी, वाटर लो होगा, ठीक है, वाटर लो होगा, जैसे ही वाटर लो होगा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और ये वाला सिस्टम मैकेनिज्म चालू होगा। दूसरा, वाटर लो होगा तो एक और काम होने वाला है, जैसे ही वाटर कम होगा, ब्लड का प्रेशर, अच्छा ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, वाटर लो होने से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा ना, वॉल्यूम कम होगा, लो हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम लो होगा तो ब्लड का प्रेशर हाई होगा या लो होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा, हाई होगा, ब्लड का प्रेशर लो होगा कि हाई होगा, हाई वाले कितने हैं और लो वाले कितने हैं? आप घर में बाथरूम या किचन में नल चालू करते हो? टंकी भरी रहती है तब तेजी से पानी आता है, या टंकी में पानी कम रहता है तब तेजी से पानी आता है? भरा रहता है। तो वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है तब प्रेशर ज़्यादा है पानी का, कि वाटर का वॉल्यूम कम है तब प्रेशर ज़्यादा है? वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, लो होगा। वॉल्यूम, समझ आ रहा है बात? वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, समझ आया? ठीक है। जैसे ही ब्लड का प्रेशर लो होगा, ठीक है, किडनी में एक और रिसेप्टर लगा हुआ होता है, किडनी खुद के लिए रिसेप्टर लगा के रखता है कि भैया मेरे पास जो ब्लड आ रहा है वहां पर अगर कमी हुआ ब्लड के वॉल्यूम का या ब्लड के प्रेशर का, तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और फिल्ट्रेशन तभी होगा जब प्रेशर ज़्यादा होगा, बिना ज़्यादा प्रेशर के फिल्ट्रेशन नहीं होगा। समझ आ रहा बात? जैसे चाय छानते हो तो चाय पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह जो रहता है उसमें बहुत सारा चाय रहता है लिक्विड, क्या करते हो, तो दबाते हैं चम्मच, प्रेशर देते हैं। समझ आ रहा बात? प्रेशर से ही फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना बेटा। आप लोगों के घर में जो पानी जो आरओ सिस्टम होता है आप लोगों के घर में, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मैक्सिमम घरों में है, मालूम है ना, आरओ यूवी वाला जो भी है, ठीक है, उसमें एक वर्ड लिखा रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मतलब समझे हो कभी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, पानी का जब प्रेशर उसमें ज़्यादा आता है ना तभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से वाटर फिल्टर हो पाता है। अगर प्रेशर कम रहेगा टंकी के पानी में तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। क्यों? प्रेशर से जाएगा तब जाकर के वाटर छनेगा,
ठीक है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स लगे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन से वाटर बाहर तभी जाएगा जब प्रेशर से वाटर जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो किडनी में एक देखेंगे क्या होता है, जैसे ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, मैं एक ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में अगर आप देखे होंगे ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो होता ये है कि जो डीसीटी है, इधर ध्यान देंगे, डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोला मैंने, डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल, डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है बेटा, ये डीसीटी है, डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या चीज है, अफरेंट आर्ट्रियोल, ये अफरेंट आर्ट्रियोल। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, इधर ध्यान दो, जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर कुछ सेलुलर एक टिश्यू, स्पेशल टिश्यू रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। समझ आ रहा है बात, जेजी एपरेटस, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होते हैं, इसके जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर प्रेशर, ठीक है। ये जो ब्लड का प्रेशर, यहाँ ब्लड आ रहा है, तो मतलब फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड आ रहा है, आने से पहले ही इसने रिसेप्टर लगा के रखा है कि जो भी ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर ठीक ठाक होना चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन होगा। अब ब्लड का वॉल्यूम कम है क्योंकि वाटर कम है, तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर यहां कम होगा तो ये जो जेजीए एपरेटस है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा, यहां से एक केमिकल रिलीज होगा, एक हार्मोन, ठीक है। तो ब्लड का प्रेशर जैसे ही लो होगा, ये JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो रहता है ये एक्टिवेट होगा एंड रिलीजेस इंपॉर्टेंट हार्मोन नोन एज रेनिन। सुने होंगे आप लोगों ने, रेनिन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है रेनिन। यहां से क्वेश्चन बहुत आए हैं बेटा नीट में, भर भर के क्वेश्चन आता है ये टॉपिक से जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं इसको, है ना। रेनिन, अब ये रेनिन क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन जाएगा ब्लड में, ये रेनिन जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। तो ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, रेनिन। एक हार्मोन होता है रेनिन, RENNIN, ये कहाँ मिलेगा, ये एक एंजाइम है, नॉट अ हार्मोन। हाँ, कहाँ मिलेगा ये, स्टमक में। दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ एक एन का अंतर है, ये RENIN है, वो RENNIN है। समझ आ रहा है, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, एक स्टमक 2 एन, 2 किडनी 1 एन, 2 किडनी 2 रहता है ना, तो वहां से कौन सा वाला निकलेगा, 1 एन वाला। स्टमक 1 होता है तो वहां पर 2 एन वाला रिलीज होता है, 1 में 2, 2 पे 1। समझ आ रहा बात, ठीक है, हाँ समझ गया ना, गुड। तो ये जो रहता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये एक हार्मोन है जो एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो रेनिन ब्लड में जाएगा और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ये सब लीवर से बनता है और ब्लड में आ जाता है, ठीक है, ब्लड में रहेगा, देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2। ये सब केमिकल्स हैं, ये हार्मोन है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, इसका 2 काम है, एंजियोटेंसिन 2 का 2 काम है। पहला काम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पहला काम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। व्हाट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन,
ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या बोला मैंने? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेगा? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? आप जब गमले में पानी डालते हो पाइप से, कभी डाले हो जीवन में, है ना? तो जैसे यहाँ खड़े हो और आलसी तो है ही सब, वहां पर गमले में पानी डालना है, यहाँ का डाले कौन जाएगा, दबा देते हैं। तो जब पाइप को आप दबाते हो, पाइप को आप दबाते हो, तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पाइपलाइन को दबाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? फिजिक्स, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने पाइपलाइन का एरिया को कम कर दिया, ये जो एरिया है इसको आपने दबा दिया तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ फिजिक्स, समझ आ रहा बात? समझ आया? तो ब्लड वेसल को अगर मैं दबा दूंगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा? दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। इससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जहां ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, इधर ध्यान दो, जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा फिल्ट्रेशन वापस बढ़ जाएगा। तो किडनी को तो फिल्ट्रेशन वापस लाना है, पहला। दूसरा काम क्या करेगा ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ये जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में। कहाँ जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कराएगा, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। पिछले क्लास में बताया था, याद है? मैंने आपको डीसीटी में दो हार्मोन का एक्शन बताया था। मैंने बोला था ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो डीसीटी में एडीएच का एक एक्शन होता है, दूसरा एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा, किसके इन्फ्लुएंस से, किसके कारण? तो एंजियोटेंसिन 2 के कारण। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स में जा करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? डीसीटी में इसका क्या रोल होता है, जल्दी बताओ? डीसीटी में इसका क्या रोल होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। याद आ रहा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करेगा, सॉल्ट के साथ में वाटर अपने आप आ जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड साथ साथ वाटर, सॉल्ट को फॉलो करता है वाटर। समझ आया बात? ठीक है। तो इससे दो फंक्शन हुआ, समझ आया? पहला क्या किया भैया? एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, तो इधर फिल्ट्रेशन चालू हो गया। साथ ही साथ दूसरा काम क्या? अब ये क्यों कर रहे हैं? वाटर की क्वांटिटी कम है बॉडी में, तो वाटर कम है तो पहले फिल्ट्रेशन तो हो, फिर पानी खींचेंगे। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा, तो वाटर को क्या से हम वापस बॉडी में रिटेन करेंगे, रीअब्सॉर्ब कैसे करेंगे? तो पहले फिल्ट्रेशन करवाएगा उसके द्वारा, इसके द्वारा। समझ आया बात? ब्लड प्रेशर बढ़ा के फिल्ट्रेशन कराएगा, फिल्टर हो गया, डीसीटी से वाटर को और सॉल्ट को रिमूव कर देगा। तो मेनली अगर आपसे पूछता है कि भाई एल्डोस्टेरोन इज अ वाटर रिटेनिंग हार्मोन या सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्या है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, ध्यान रखेंगे, आईएमपी है ये, ठीक है, गलती नहीं करना। इट इज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, और सॉल्ट के पीछे पीछे नमक अपने आप चला जाता है, सॉल्ट के पीछे पीछे वाटर अपने आप चला जाता है। क्यों भाई जीतू? समझ आ रहा है ना? हाँ, समझ गए ना मनीष? हाँ सर, पीछा करना था हमको, आप बताता है। हाँ, सॉल्ट एंड वाटर की जब कमी होगी, ऑब्वियसली बेटा, थोड़ा बहुत में तो चलता है, थोड़ा बहुत में तो यही काम कर लेगा। अब इधर देखो, ऑस्मो रिसेप्टर लिख लो, इधर देखो, इधर ध्यान दो बेटा। एडीएच का भी दो फंक्शन है, क्या? पहला वो डीसीटी में जाएगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा,
ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका, पहला डीसीटी हो गया, दूसरा फंक्शन एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, समझ आ रहा है बात। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, समझ आया। तो एडीएच भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अब एडीएच जो है ये कब बन रहा है भाई, एडीएच कब बनेगा, जब ऑस्मोरिसेप्टर्स वाटर की कमी होगी, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। चाय कॉफी पीने से एडीएच का रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, है ना, तो उनमें एडीएच कम रिलीज होता है। इससे क्या होगा, एडीएच कम रिलीज होगा तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, उससे क्या होगा, शुगर कहाँ से आ गया। एडीएच अगर कम होगा बॉडी में तो डीसीटी से वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, यूरिन डाइल्यूट होगा, यूरिन में पानी ज़्यादा जाएगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा तो यूरिन ज़्यादा भी आउटपुट होगा। तो जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उनको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, समझ आ रहा है बात। बहुत ज़्यादा ऐसे पीते हैं ना, कई लोग 10-10, 15-15 कप चाय कॉफ़ी पीते हैं, उनको बार बार यूरिनेशन होता है, क्यों, एडीएच सप्रेस हो जाता है उनके में, ठीक है। चाय और कॉफ़ी जो होता है ना जिसमें है क्या हो जाता है, अच्छा हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो तो स्टिमुलेटर है बेटा, चाय और कॉफ़ी एक प्रकार से ब्रेन स्टिमुलेटर है, तो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है जिसके कारण हार्ट बीट एक्टिविटी बॉडी की बढ़ जाती है। स्मोकिंग भी वही काम करता है, तंबाकू का भी वही काम है। चलो क्लियर है, ये जैसा मैं लिखा हूँ उसको वैसा उतार लेना, एक प्रकार से ये शॉर्ट नोट है, थ्योरी व्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हैं फोटो फाटो लिखो भैया, लिखा करो, आदत डालो लिखने की। आप लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए एकदम हर चीज़ सटासट लिखना। बेटा 3 घंटे के एग्जाम में 200 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, हैं कैसे सॉल्व करोगे, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे चलो चलो हटा रहा हूं इसको मैं, जल्दी करो फटाक से। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। हो गया, चलिए हटा रहा हूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक, ठीक है, समझ आया। अब इधर देखो, इसको मैं हटा रहा हूं ये वाला हिस्से को, और यहां पर एक चीज और अपन बनाते हैं। अब देखो, अब जैसे आपका गला सूखा, फिर क्या करोगे, पानी पिएंगे, पानी डालेंगे सर, गीला करेंगे, ठीक है, पानी पिएंगे। अब एकदम कई लोग एकदम प्यासे हैं, 1 लीटर पूरा गटक लेते हैं, 1 लीटर पानी पी रही है पूरा, एकदम पेट भर के पानी पी रही है, मजा आ गया एकदम बढ़िया, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी। जैसे ही पानी पिएंगे वाटर एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, वाटर जैसे ही ब्लड में जाएगा, अब जैसे ही आप पानी पियोगे तो होने वाला क्या है ना, जैसे ही वाटर इनटेक करेंगे हम, क्योंकि देखो बेटा ये सिस्टम क्या कर रहा है आपका, एक प्रकार से ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो जैसे ही वाटर इनटेक करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, पानी पीने से इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाएगा, समझ आ रहा बात। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो अब जैसे ही ब्लड का प्रेशर एक लिमिट से ऊपर जाने लगता है तो हमारा जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का वो वापस उसको नॉर्मल लाएगा।
अब वो कैसे होगा, जैसे ही ब्लड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये जो जेजीए एपरेटस है ये कम होने पे एक्टिवेट हुआ था, अब ये कम होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले हार्ट को पता चलेगा, ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ना तो हार्ट बोलेगा भाई ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, इतना कैसे प्रेशर बढ़ रहा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, बॉडी में क्या चल क्या रहा है। तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ता है ना, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने के कारण हार्ट के एट्रियम से एक हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, केमिकल ANF, एट्रियो यूरेटिक फैक्टर, एट्रियो यूरेटिक फैक्टर ANF। तो ये जो ANF है कहाँ से आएगा, एट्रियम ऑफ हार्ट, एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा भाई कौन है, ये कौन कर कौन रहा है, ये सब तमाशा कर कौन रहा है, बोलेगा सर यही है रेनिन, ठीक है, यही है। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक्स रेनिन, रेनिन को ब्लॉक कर देगा। जैसे ही रेनिन को ब्लॉक करेगा एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्शन बंद, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा, ब्लड का वेसल नॉर्मल हो जाएगा, दबा के रखा था ये अब कम हो जाएगा। दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो एल्डोस्टेरोन निकल रहा था और डीसीटी से सॉल्ट वाटर रिमूव कर रहा था, ये भी काम बंद हो जाएगा। तो सॉल्ट और वाटर की जरूरत नहीं है ना, वाटर हम पी लिए हैं, अब जरूरत नहीं है वाटर रिटेन करने की, तो सॉल्ट वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा और ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, वापस नॉर्मल ला लेगा, ठीक है, फिर से ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल हो गया हमारा, समझ आया। तो ये ब्लॉक कर देगा रेनिन को, खत्म। तो रेनिन को ब्लॉक कर देगा तो क्या ब्लॉक हो जाएगा, RAAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्लियर है, राइट एट्रियम, ठीक है। हो गया, चलो ये सब बुक में आपके हटा दूं, जाओ पानी ज्यादा पियो क्या, चलो। अब इसमें जो आपका एनसीईआरटी में जो डिसीजेस हैं देखो क्या क्या है, एक वर्ड है मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब यूरिनेशन होता है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लो फटाफट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पीछे जो पलटाइए पेज 298 में जो डेटा है दिख रहा होगा, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज, 25 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है, ये आता है बेटा एग्जाम में, ठीक। उसके जस्ट ऊपर द यूरिन फॉर्म्ड एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर, सॉरी यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो, लिखो उसका अंडरलाइन करो, द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड watery fluid which is slightly acidic, pH 6.0, कितना है यूरिन का pH 6.0, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आता है, यूरिन का pH 6.0 है ना, बॉडी के pH आपको मालूम होने चाहिए, ब्लड का pH कितना 7.8 में आदमी ना हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, आईसीयू में चला जाएगा, 7.3, ठीक है, 0.1 आगे पीछे होता है 0.01, उससे ज़्यादा करेंगे तो गए काम से, 7.8 में तो बेटा इतना अल्कलाइन हो जाएगा बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। 7.3, हाँ उससे 0.01 आगे पीछे होता है, 7.3 मतलब 0.1 आगे पीछे होता है, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही रेंज होता है, बस 0.1 का ही रेंज होता है प्लस माइनस, उससे ज़्यादा रेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लड को बाकी पीएच मेंटेन करना पड़ता है। सलाइवा का पीएच क्या है, वो भी एसिडिक है, 6.8, ठीक है, टू 2.5 to 2.5,
HCl का 2 से 2.5, वो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एसिडिक। यस कम इन, श्योर। लास्ट पॉइंट देखेंगे, ग्लाइकोसूरिया एक वर्ड है, अंडरलाइन करो। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। सूर्या द बॉस, देखियो ना मूवी, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कहाँ, यूरिन में कि ब्लड में? यूरिन में है कि ब्लड में? जहां भी सूर्य आएगा यूरिन में ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, कीटोन बॉडीज, यूरिया नहीं है भाई, कीटोन बॉडीज, कीटोनूरिया। कीटोनूरिया वर्ड क्या है? कीटोनूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है, इन यूरिन। कीटोन बॉडीज बेटा फैट के ऑक्सीडेशन से बनता है। जैसे ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है एनर्जी के लिए, तो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, उससे आपका कीटोन बॉडीज बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन क्या बोलते हैं, जो अपना फैट डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन से, ये सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। अब बॉडी जनरली फैट को क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइज नहीं करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मेनली ग्लूकोज को ही यूज़ करता है। लेकिन अब डायबिटीज़ में क्या होता है, सेल ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता है एज अ एनर्जी सोर्स, तो क्या करता है, फैट और प्रोटीन को ब्रेक करता है। उसके कारण फिर जब फैट ब्रेक डाउन होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो कीटोन बॉडीज बाहर निकलते हैं जो कि हार्मफुल होता है, ठीक है। तो कीटोनूरिया इज प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। वो तो बनेगा ही बेटा, फैट से ज़्यादा बनता है लेकिन उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ठीक है। फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। RQ वैल्यू पढ़े होगे आप लोग, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, उसमें से समझ आएगा क्यों। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है 1 होता है, और फैट के लिए क्या होता है RQ फॉर फैट के लिए क्या होता है RQ, मतलब लेस देन 1। अब ये 1 कैसे आता है और 0.7 कैसे आता है? CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम, मतलब CO2 जो इवॉल्व हो रहा है अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब एक ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा एनर्जी प्रोडक्शन में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वैल्यू इसलिए 1 आती है कार्बोहाइड्रेट। तो मेंटेन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो मेंटेन है। अब यहाँ पर लेस देन 1 कब आएगा? CO2 जो इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ गया ना बॉडी में, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। समझ आ रहा बात? चलिए, तो ये जो रहता है इट इज अ इंडिकेशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है ना, आता है एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है? आ जाओ, क्या बात है इस चैप्टर में सबको बहुत, चलो क्लियर है, ये सब लिखा हुआ है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, तो आप घर में रीड कर लीजिएगा। डिसऑर्डर्स में देखेंगे मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एनसीईआरटी रीड करेंगे पेज नंबर 298 का लास्ट टॉपिक, 298 का लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरीमिया। अंडरलाइन करेंगे, आता है ये सब, बहुत बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। यूरिया बढ़ जाएगा, 25 से 30 ग्राम नॉर्मल एवरेज पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब 50-60 के ऊपर पहुंचने लगेगा, डबल होने लगेगा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है भाई। जहर तो जहर है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा कर दो,
तो फिर उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, किडनी भाई काम नहीं कर पा रहा तो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं, यूरिया पूरे यूरिया को बाहर नहीं निकालता है किडनी, ठीक है, पूरे यूरिया को बाहर नहीं निकालता है, जितना जरूरत है उतना बाहर निकालेगा, और पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिया को वापस रिटेन कर लेता है। अगर पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है यूरिन का, तो यूरिया को वापस रिटेन कर लेगा। तो यूरिया एक बार फिल्ट्रेशन में आया, एक बार फिल्ट्रेशन में जो यूरिया आता है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट तो पूरा बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। किडनी का मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है, सॉल्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो यूरिया जितना जाना चाहिए, अगर पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिया को वापस रीअब्सॉर्ब करना पड़े तो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है किडनी। समझ आ रहा बात? ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत यूरिया बढ़ भी जाएगा बॉडी में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएच मेंटेन नहीं होगा ब्लड का तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ब्लड का पीएच, दैट इज सॉल्ट वाटर मैनेजमेंट का, पूरी जिम्मेदारी किडनी के ऊपर होता है। समझ आ रहा है? चलिए, यूरीमिया हो गया। तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, इसमें यूरिया को डायलिसिस के द्वारा निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सुने होंगे आप लोगों ने, हीमोडायलिसिस। समझ आया बेटा? हीमोडायलिसिस देखे होगे ना आप लोग, एक साइड से ऐसा है ना, ब्लड वेसल से कनेक्ट करेंगे, मशीन में जाएगा ब्लड, और वो मशीन से फिर प्यूरिफाई होकर के वापस ब्लड हमारे बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा, कैसे कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में यूज करते हैं। हाँ बेटा, आप बताओ। आर्टरी से लेंगे तो रुकेगा ही नहीं ब्लड निकलना, सब वेन से लेते हैं। आर्टरी में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ब्लड का, जैसे ही आर्टरी में आर्टरी को जैसे ही पंक्चर करेंगे ना, सट से फेंकाएगा ब्लड, रुकेगा नहीं फिर। तो वेन में क्या है, ब्लड प्रेशर स्लो रहता है, क्योंकि वेन रिटर्निंग ब्लड होता है। ऐसा नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्टरी से तो ज़्यादा ब्लड ड्रेन होता है तेजी से, आर्टरी से तो ज़्यादा ब्लड निकाल सकते हो, बहुत तेज रहता है उसमें ब्लड का प्रेशर। वेन में बहुत कम रहता है। मेनली जो ब्लड वेसल होते हैं ना, आप जो देखते हो पूरा ऐसा, आप लोग जिसके में दिख रहा है आपके में, हाँ टैटू लगवाइए टाइप का लग रहा है, दिख रहा है ऐसा ब्लड वेसल दिखता है, सब वेन होता है। बॉडी में जो भी आउटर में दिखता है ना, जैसे कई बॉडी बिल्डर लोगों का देखे होगे पूरा ऐसे ही, क्या है भाई करके एकदम देखियोगे ना, ऐसा पूरा एकदम हाथ में, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, आर्टरी नहीं होती है, वेन होती है। आर्टरीज डीप होती हैं, बॉडी के थोड़ा अंदर होती है। 2 ही 3 जगह आर्टरी थोड़ी सी सुपरफिशियल होती है। एक तो ये देखिए यहाँ पर रेडियल आर्टरी सबसे सुपरफिशियल होता है, कैरोटिड आर्टरी ये थोड़ी सी डीप होती है, सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल सिर्फ रेडियल आर्टरी होती है। तो डॉक्टर लोग जो चेक करते हैं ना, ऐसे हाथ दिखाओ ऐसे, तो कई लोग आप लोग सोचते हो कहाँ खो गया भाई हाथ पकड़ के। दो चीज़ें होती है, एक तो 1 मिनट का समय देखते हैं, दूसरा पल्स नोट करते हैं कि पल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पल्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उससे भी हमारे बहुत सारे डिसीजेस पता चलते हैं। आपको बता दो, नाड़ी ज्ञान पुराने ज़माने में होता था, आजकल उतना नहीं आता है लोगों को। नाड़ी बोलते हैं ना, जो नाड़ी, ठीक है, क्या है ये, नस का ज्ञान। कई जो वैद्य लोग होते थे ना, जो पुराने ज़माने में जो वैद्य लोग, वो लोग आपका पल्स देख करके मैक्सिमम चीज़ें बता देंगे। इवन पल्स फील करके वो लोग ये भी बता देते थे कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। पहले कई पुराने डॉक्टर्स भी ऐसा फील कर, अभी ये टेस्ट वो टेस्ट, सोनोग्राफी, लंदी फंदी दुनियादारी, ये कराओ वो कराओ, 50,000 खर्चा करो, उसके बाद हाँ बधाई हो, ठीक है। ये क्या है, एक बार में सट से पल्स से बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती है, हार्ट डिसीजेस, ठीक है, कोई बुखार है, इंटरनल कोई और बीमारी है। पहले बेटा डायग्नोसिस होता था, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, पहले ये जो MRI नहीं होता था, है ना, बहुत सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट तो बहुत सारी अभी भी नए नए आए हैं, नहीं होते थे, फिर भी तो बीमारियों को पकड़ लेते थे, इलाज होता था, ठीक है। तो पहले अलग ही था। अभी क्या, जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को 10 नंबर भी याद नहीं होगा,
किसी का फ़ोन नंबर पूछूंगा तो आप में से क्यों नहीं बता पाओगे? पहले याद होता था। 10 नंबर याद होगा टोटल, तो आप ही का होगा 10 ठोकर। हाँ, तो पहले क्या है, सब लोगों का नंबर याद रहता था, मैक्सिमम लोगों का। अभी तो 10 याद हो जाए बहुत बड़ी याद है, सबका याद है ऐसा नहीं होता है, वो बोलने का है। मेरा नंबर बताओ, हाँ तो फिर बस। पहले तो हम लोग अपने टीचर्स का नंबर याद रहता था, स्कूल के, कोचिंग के, सब याद रहता था हम लोगों को, मुँह जबानी याद रहता था। समझ आ रहा है? अभी फोन खो जाएगा ना और कहीं जंगल में क्या करे, नंबर भी याद नहीं है। समझ आ रहा है? दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, टेक्नोलॉजी पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। समझ आ रहा है बात? चलिए, तो देन उसके बाद हीमोडायलिसिस के बाद एक आता है बेटा रीनल फेल्योर। तो रीनल फेल्योर होगा तो क्या होगा भैया? भाई अब देखो किडनी खराब हो गया तो अब क्या करेंगे? एक मात्र इलाज रहता है उसका, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट। देन उसके बाद रीनल कैलकुलाई, सुने हो ना? पथरी, पथरी हो गया है, सुने होगे ना आप लोग? हाँ, दैट इज रीनल कैलकुलाई, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ ऑक्सलेट्स, है ना? आईएमपी करेंगे, ये एक लाइन है लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सलेट, रीनल कैलकुलाई, लास्ट सेकेंड लाइन 299, रीनल कैलकुलाई, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सलेट्स। ठीक है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ये सब डायरेक्ट लाइन में आते हैं क्वेश्चंस, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, जो है सब डायरेक्ट आता है। चलिए, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर निकालो।